हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूर्य प्रकाश पांडे और हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। बेसिकली रे ऑप्टिक्स में अगर मैं बोलूँ तो दोस्तों लाइट की पढ़ाई करनी है हमें। लाइट होता क्या है? सिंपली अगर मैं बोलूँ लाइट, तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है दोस्तों, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। होता क्या है एक्चुअली में दोस्तों, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आसपास हमारे रखा है और हम उसको देख पा रहे हैं, तो इसका एक ही रीजन है कि उस ऑब्जेक्ट से कुछ किरणें निकलती हैं, कुछ रेज निकलते हैं। वो रेज हमारी आंखों के थ्रू जाते हैं, हमारे आंख में जाते हैं और वहां से हमारे ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और उसका फोटो हमारे आंखों के रेटिना पर बनता है। ये बात समझ में है और हम उस चीज़ों को देख पाते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम आसपास अपने देख रहे हैं, इसका मतलब वो अपने अंदर से लाइट इमिट कर रहा है, जो हमारी आंखों पर पड़ रहा है, आंखों से हमारे ब्रेन में जा रहा है वो लाइट, और वहाँ से उसका प्रोसेस होकर के हमारी आंखों में उसका फोटो बन रहा है। सिंपल सा कहने का मतलब यही है। अब लाइट होता क्या है दोस्तों? लाइट एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, अब समझ लेते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी सूरज की किरणें हैं, जो भी सन रेज आप देखते हैं, जो डायरेक्टली सन से निकल रही हैं, उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये एनर्जी का मूवमेंट है या एनर्जी का प्रोपगेशन है। मीडियम कौन सा है? एनर्जी का प्रोपगेशन है इलेक्ट्रिक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। ये बात समझ में आ? सिंपल सा अगर मैं बोलूं तो एनर्जी का मूवमेंट विथ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि चलते हैं किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। ये बात समझ में आ? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो कि ऑसिलेट कर रहे होते हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलरली, उनके थ्रू एनर्जी का मूवमेंट स्पीड ऑफ लाइट से, यही कहलाता है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यही बातें मैंने लिखी हैं। पहला लिखा है क्या दोस्तों? पहला लिखा है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी थिंग्स। लाइट एनर्जी का एक प्रकार है जिससे हम चीजों को देख पाते हैं, या जो इंश्योर करता है जिससे हम चीजें देख पाए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दोस्तों जो सूरज से किरणें निकल रही हैं, जो सन से रेज निकल रही हैं, उसमें बहुत तरीके के वेव्स पाए जाते हैं, बहुत तरीके के रेज पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रीजन, रेडियो वेव, बहुत सारे वेव्स निकल रहे होते हैं उस सन लाइट से। सन की जो लाइट होता है उसमें ये सारे पाए जाते हैं। ये बात समझ में आए। अब बात आती है दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या लिखा मैंने? लिखा है विजिबल लाइट इज स्मॉल कलरफुल स्लाइस ऑफ द ब्रॉडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैंने कहा ना दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक बहुत सारे वेव, बहुत सारे लाइट का या बहुत सारे रेज का एक बीम है। एक तरीके से मैं बोलूं तो उसमें विजिबल रीजन एक उसका छोटा सा पार्ट है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत तरीके के रेडिएशन होते हैं, लेकिन जो विजिबल लाइट है उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम देख पाते हैं आंखों से। ये बात समझ में आई? अब विजिबल रीजन में, अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दोस्तों कौन कौन से रेडिएशन पाए जाते हैं वो आपको याद रखने का एक ट्रिक बता देता हूं मैं। पहले कौन सा पाया जाता है? गामा रेज, फिर एक्स रे पाया जाता है, यूवी रेज पाया जाता है, विजिबल लाइट होता है, इंफ्रारेड रेज होता है, फिर माइक्रोवेव होता है और लास्ट में क्या होता है? रेडियो वेव। लास्ट में ऐसा नहीं कह सकते, ध्यान से समझना ये किस बेसिस पर मैंने लिखा है। अच्छा, ट्रिक क्या लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं ट्रिक कैसे याद रखेंगे? हम ट्रिक रखेंगे, देखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये, मैं इसको मिटा देता हूं, यहां से लिख लेना। इसका ट्रिक क्या है दोस्तों याद रखने का? देखना ट्रिक है इसका। ट्रिक क्या है इसका? ग्रेट या फिर गाड़ी एक्स यू वी 700 XUV 400 आपने नाम सुना? XUV इन माई रेंज। कौन सी गाड़ी आपके रेंज में है भाई? XUV गाड़ी, XUV इन माई रेंज। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना दोस्तों, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ जा रहे हैं, तो वेवलेंथ क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। इधर से इधर जा रहे हैं अगर, तो वेवलेंथ यानी लेम्डा को क्या बोलते हैं दोस्तों? वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। एरो ऊपर का मतलब वेवलेंथ बढ़ेगा।
और फ्रीक्वेंसी क्या होगी दोस्तों, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कर रहा, कई लोग एन से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होगी दोस्तों, घटेगी। ये बात समझ में आया। मतलब गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ अगर हम जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, घटती है। ये बात याद रखना पड़ेगा। अब देखो, आपसे पूछ सकते हैं कि जो विजिबल लाइट है, जो कि हमारी आंखों से दिखता है, उसमें कौन कौन से कलर पाए जाते हैं, तो उसमें पाया जाता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन सातों कलर में अगर पूछ ले कि वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है, तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। इसका उल्टा अगर पूछ ले कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो हम कहेंगे वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और रेड वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम। अच्छा, ये जो विजिबल लाइट है दोस्तों, इसके वेवलेंथ का रेंज आप याद रखना। इसके वेवलेंथ का जो रेंज होता है वो होता है 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। वायलेट का होता है 350 नैनोमीटर और रेड वेव का जो रेड लाइट है उसका वेवलेंथ होता है 750 नैनोमीटर। और बाकी ये जो लाइट है इंडिगो से ऑरेंज तक, इनका जो वेवलेंथ होता है इसी के बीच में लाई करता है। ये बात समझ में आए। फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं दोस्तों। लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हेल्प करता है हमें चीज़ों को देखने में। दूसरा, लाइट एक रेडियो बड़े स्पेक्ट्रम का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये बात समझ में आए। तीसरा चीज़ मैंने बोला दोस्तों कि विजिबल लाइट भी उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा स्लाइस है, छोटा सा हिस्सा है जो कि हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। अगर विजिबल लाइट के वेवलेंथ की बात करते हैं दोस्तों, तो उसका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है, 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होता है। उसमें भी 7 वेव पाए जाते हैं, 7 कलर के वेव पाए जाते हैं। पहला होता है विजिबल, दूसरा होता है इंडिगो, तीसरा ब्लू, चौथा ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन सातों कलर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका, रेड का। सबसे कम वेवलेंथ किसका, वायलेट का। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका, वायलेट का। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका, रेड का। ये बात समझ में आई। और ये ट्रिक से आप याद रखना, गाड़ी XUV इन माई रेंज। ये बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। अब चलते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पर। आप इसका फोटो ले लीजिएगा या फिर आप लिख लीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले पार्ट पर, नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट के क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है दोस्तों। तो पहली प्रॉपर्टी, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ इन ए सर्टेन मीडियम। किसी भी मीडियम में दोस्तों लाइट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन उसका मूवमेंट होता है। स्ट्रेट लाइन अगर ना कहेगा तो वहां पर कहेगा रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब भी यही होता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन। तो यहां पर अगर स्ट्रेट लाइन की जगह पर रेक्टिलिनियर वो बोलेगा तो भी बात सही होगा। लाइट हमेशा कैसे, सीधी दिशा में स्ट्रेट लाइन में मूव करता है दोस्तों, अनटिल अनलेस मीडियम चेंज ना किया जाए। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये मीडियम है, इस मीडियम में अगर केवल इस मीडियम में, जैसे मैं बोलूं एक एयर है, एक जगह ग्लास, एक जगह वाटर है, तो अगर एयर में लाइट मूव कर रहा है तो उसमें स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर मीडियम में चेंज ला दिए, जैसे एयर से वाटर में जा रहा है, तब वो पाथ उसका स्ट्रेट लाइन नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में, पाथ में उसके डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ये बात समझ में। तो वही मैंने बोला, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ इन ए सर्टेन मीडियम। पाथ उसका स्ट्रेट लाइन से तभी चेंज हो सकता है जब आप मीडियम चेंज कर दें। अगर मीडियम चेंज नहीं करते हैं तो वो लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ही चलती रहेगी या फिर रेक्टिलिनियर पाथ पर चलती रहेगी। ये बात समझ में आई होगी। दूसरा है दोस्तों कि ए बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, जब बहुत सारे जो है लाइट रे आपस में मिक्स मिलते हैं तो एक बीम बनता है लाइट का, उसी को बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। सिंपल सी बात है ये। अगला चीज बात करते हैं दोस्तों, पहला ये हो गया। दूसरा, तीसरा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में दोस्तों वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली में होता है 2.997 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन हम उसको ऑन एवरेज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेकर के चल सकते हैं वैक्यूम में। ये बात समझ में आए। किसी मीडियम में आएगा तो उस मीडियम पर डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ लाइट। ये बात समझ में आई। अगला चौथे की बात करें दोस्तों तो लाइट शो डुअल नेचर। जो दोस्तों लाइट है उसका 2 प्रॉपर्टी पाया जाता है, डुअल नेचर पाया जाता है। कोई कहता है कि लाइट जो होता है वो वेव के फॉर्म में चलता है और कोई कहता है लाइट जो होता है पार्टिकल के फॉर्म में चलता है। अब बहुत सारे साइंटिस्ट आए दोस्तों इसको प्रूव करने के लिए, है ना। अब उनमें से आपको याद क्या रखना है कि वेव नेचर, अगर हम वेव नेचर की बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन यही आएगा
कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, इन सब से आप ये तीनों प्रॉपर्टी किस वेव के किस नेचर से डिसाइड होता है, वेव नेचर से या फिर पार्टिकल नेचर से। तो आप सीधे सीधे कहेंगे क्या दोस्तों कि ये वेव नेचर से होता है। डिफ्रैक्शन DIFF यहां पर कर लेना, DIFFRACTION, है ना। तो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, ये तीनों प्रॉपर्टी हम वेव नेचर से डिसाइड करते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये प्रूफ करता है लाइट के पार्टिकल नेचर को। पार्टिकल नेचर ऐसे समझ क्या लेना दोस्तों, हमें पता है कि लाइट जो ट्रेवल करता है वो वेव के फॉर्म में भी होता है और पार्टिकल के फॉर्म में भी होता है, ये प्रूवन फैक्ट है। ये बात समझ में आई। अब इन प्रॉपर्टी को अगर हमें समझना है तो उसके लिए वेव नेचर हमें लाइट का चाहिए, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना है तो उसके लिए पार्टिकल नेचर चाहिए। ये बात समझ में होता क्या है दोस्तों, एक्चुअली में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में आते हैं। जैसे सूरज से किरणें निकल रही हैं, जैसे मैं बोलूं कि मैंने एक गन ले लिया, बंदूक ले लिया और बंदूक से लगातार मैं शूट किए जाता हूं तो गोली का एक एक पैकेट आपको लगेगा गोली लगातार निकल रहा है, एक छोटा छोटा गोली लगातार एक चेन के फॉर्म में निकल रहा है। वैसे ही दोस्तों सूरज से जो भी किरणें निकलती हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोन। ये बात समझ में आए। और उसी छोटे छोटे पैकेट्स को हम पैकेट को देख करके हम उसको बोलते हैं कि उसका पार्टिकल नेचर है। लेकिन वो पैकेट्स का जो मूवमेंट होता है दोस्तों वो वेवी फॉर्म में होता है और उस वेव नेचर को भी समझाता है वो। ये बात समझ में आई। अब चलते हैं दोस्तों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उस पर चलते हैं, आगे देखते हैं इसके आगे। बात समझ में आई, आप इसको नोट कर लीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, क्योंकि बेस्ट तरीका मैं आपको समझाने वाला हूं रे ऑप्टिक्स में। अभी ये बेसिक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। चलते हैं दोस्तों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। ये बात समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं। किसी सरफेस पे टकराए और वापस लौट के आ जाए, सिंपल सा ही मतलब होता है रिफ्लेक्शन का मतलब। लेकिन अगर हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशन हमें लिखना पड़ेगा और आपको बोर्ड में आएगा, आप एग्जैक्ट यही लिख के आइएगा। पूरा भरोसा करिए मेरे ऊपर कि आपको पूरे में पूरा नंबर मिलेगा, जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसा ही करिएगा। लिखा क्या है दोस्तों, व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, मीडिया मतलब मीडियम, सच एज एयर एंड ग्लास, ए पार्ट ऑफ लाइट बाउंस बैक इनटू सेम मीडियम, दिस फेनोमेनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने का क्या मतलब, जब एक लाइट टकराता है किसी मीडियम से, जैसा यहां पर लिखा है व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। बाउंड्री का मतलब समझना, जैसे मान लो दोस्तों ये एक ग्लास बना हुआ है, यहां से लाइट आ रहा है, टकरा रहा है, तो इस एयर, इधर भी एयर और इधर भी एयर है कि नहीं, जैसे समझना इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, अरे है कि नहीं, ग्लास के नीचे भी एयर, ग्लास के ऊपर भी एयर। ये ग्लास का रॉड, ये ग्लास है, ये क्या है दोस्तों, ये ग्लास है, ये क्या है, ग्लास है, इसके ऊपर भी एयर, इसके नीचे भी एयर। तो ये दोनों मीडियम यानी एयर के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है कि नहीं, यही कहने का मतलब वहां पर। व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया सच एज एयर एंड ग्लास, ए पार्ट ऑफ लाइट बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। अगर ये लाइट आता है और इस पे टकराता है तो इसका कुछ हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा एक्चुअली लौट आता है उसी मीडियम में। इस फेनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई लाइट आएगा, किसी सरफेस से टकराएगा और वो लौट जाएगा कुछ उसका पार्ट, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां से अगर टकराया तो ये लाइट आएगा, कुछ ऐसे निकल जाएगा, यहां से टकराया तो ये कुछ लाइट आएगा, ऐसे निकल जाएगा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर ये सरफेस दोस्तों प्लेन है तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर से, व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया सच एज एयर एंड ग्लास, ए पार्ट ऑफ लाइट बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। जब एक लाइट आता है, एक बाउंड्री जो कि दोनों मीडियम, ये एयर वाले मीडियम को एक बाउंड्री बना रहा है ये ग्लास, इस पे टकराता है जब लाइट और सेम उसी मीडियम में लौट जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन यही दोस्तों, अगर कुछ सरफेस ऐसा हो जिस पर लाइट पड़ रही है तो लाइट आएगी, टकराएगी, चली जाएगी, लाइट आएगी, टकराएगी, चली जाएगी, लाइट आएगी, टकराएगी और चली जाएगी, क्योंकि सरफेस कुछ वेवी जैसा है।
वेव मतलब ये इस तरह के सरफेस को बोलते हैं डिफ्यूज सरफेस। और क्योंकि इस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्योंकि इर्रेगुलर है सरफेस इसका, इसीलिए इसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये बात समझ में आए। इसको क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब समझते हैं दोस्तों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? दो है। पहला ये है कि जो इंसिडेंट मतलब जो सरफेस पे लाइट गिर रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? यहां देखना, ये जो तीनों लाइट है दोस्तों, ये जो गिर रही है सरफेस पे, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लौट करके जा रही है लाइट, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिफ्लेक्टेड रे। ये बात समझ में। अब देखना दोस्तों ध्यान से, पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे आर का मतलब रिफ्लेक्टेड रे, आर का मतलब रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहां पर कॉमा लगा लेना। कहने का क्या मतलब है दोस्तों? देखना, यहां से लाइट आएगा, इस सरफेस पे पड़ेगा और टकरा के लौट जाएगा। अब देखना दोस्तों, जब भी हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन होता है। ये जो लाइन है दोस्तों, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, हमेशा ये नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है। जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अब देखना, ये है इंसिडेंट रे, इसका IR लिखता हूं दोस्तों मैं। इसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे। इसका क्या नाम है? रिफ्लेक्टेड रे। जो इंसिडेंट एंगल है और इस लाइन को क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। ध्यान से सुनना दोस्तों, पहला लॉ क्या है? यहां जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बना रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल I। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एंगल I। और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं एंगल R। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? एंगल R। इसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल या फिर इंसिडेंट एंगल, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, ये भी बोलते हैं। ये बात समझ में आए? तो पहला क्या है दोस्तों? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पर ये इंसिडेंस, जो इंसिडेंट लाइट गिर रही, जो लाइट गिर रहा है जहां पर, ये इस पॉइंट पर तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है समझना दोस्तों। मान लो ये सरफेस है हमारा, ये मान लेते हैं सरफेस है, यहां पर लाइट आ रही है। अगर लाइट आ रही है दोस्तों तो ये मान लेते हैं इंसिडेंट लाइट है, ये जो आके यहाँ पर पड़ रही है और ये कुछ इस तरीके से लौट के जा रही है। जैसे मान लो, समझना कि ये लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है, हमारे ये सरफेस है, सरफेस पे ये लाइट गिरा और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जा रहा है, ऐसे कुछ ऐसे। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और यहाँ बीच में है नॉर्मल। ये तीनों के तीनों दोस्तों एक ही प्लेन में होंगे, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में है। अगर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसके जस्ट बीचों बीच होगा नॉर्मल। और ये तीनों, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ पर इनके बीच में नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। पहला लॉ यही है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पर ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है वहां पर ये तीनों एक सेम प्लेन में होते हैं। ये बात समझ में है? दूसरा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है R, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा हमेशा। ये बात समझ में है? अब जैसे दोस्तों देखना, ये प्लेन सरफेस है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। ऐसा कर्व वाला सरफेस भी आ सकता है, तो वहाँ पे घबराने की बात नहीं। इसके सरफेस, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर क्या एक लाइन खींच दो, वही होगा नॉर्मल। और नॉर्मल के पास से होकर के जाएगा क्या? ये होगा इंसिडेंट रे, ये होगा रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ पर एंगल बनेगा I, यहाँ पर एंगल बनेगा R। यहाँ पर भी वैसा ही, यहाँ पर इसके सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, वो हो जाएगा नॉर्मल। ये क्या है दोस्तों? नॉर्मल। N का मतलब नॉर्मल। यहाँ से लाइट आएगा, टकराएगा और लौट जाएगा, इसका नाम है इंसिडेंट रे, इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है दोस्तों? नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, कहीं पर भी रिफ्लेक्शन हो वो हमेशा सेम प्लेन में होंगे।
इसके आगे चलते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं अगला टॉपिक, है ना। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर कमेंट जो भी बन सकता है आपसे ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और बोर्ड के लिए, नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए सबसे परफेक्ट चीज़ है ये बात समझ में आए। चलते हैं अगले पार्ट पे।